भारत एक्सप्रेस के इस मेगा कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। पटना में शायद भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग के बाद ये पहला कॉन्क्लेव हो रहा है। हालांकि भारत एक्सप्रेस की प्रेजेंस पटना के हर जिले है और पटना से लेके झारखंड तक और झारखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक लगभग हर जिले में हमने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। लेकिन पटना शहर में कॉन्क्लेव के रूप में पहली बार हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। लाइव जहां जहां हमारा चैनल देखा जा रहा होगा, हालांकि भारत एक्सप्रेस की स्टैंडी पे दिख रहा है कि देश के सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम लोगों ने कोशिश किया है कि भारत एक्सप्रेस दिखे, चाहे वो डीडी फ्रीडिश हो, चाहे वो डेन हो, हैथवे हो, देश के लीडिंग डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हों, टाटा प्ले, डीटीएच, डिश टीवी, D2H और एयरटेल, जियो, तमाम ऐसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम भारत एक्सप्रेस को बहुत शुरुआती दिनों से हम लोग लेके आए हैं। चूंकि मंच पर हमारे साथ विनय कुमार जी हैं जो बिहार के डीजीपी हैं और आपका बहुत लंबा कैरियर कह सकते हैं कि एक ऐसे अधिकारी के रूप में रहा है जो सीआईडी जैसी संस्था को हेड करते रहे। और जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो अभयानंद सर भी हैं, उनके बारे में ही चर्चा चल रही थी। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के क्या नए इनिशिएटिव हैं, क्या जो नए कानून आए हैं, जो सीआरपीसी, आईपीसी या बीएनएसएस जो तमाम अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके जरिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में, जनता की मदद करने में क्या मदद मिल रही है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म के पेशे में चीजें कितना तेजी से बदल रही हैं, इस पर थोड़ा सा एक ओपनिंग रिमार्क्स आज की सुबह इस संस्था का प्रमुख होने के नाते देना बनता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका बहुत पहले से थी, लेकिन ये चौथा खंभा कब बना इसके बारे में मैंने अपने एक दो संबोधनों में पहले भी बोला है। और मैंने इसको ढूंढा कि कैसे प्रेस को चौथे खंभे के रूप में स्थापित किया गया। चूंकि स्कूल के बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। जब ब्रिटेन का पूरी दुनिया पे राज चल रहा था तो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े विचारक हुए एडमंड बर्क, वो पार्लियामेंटेरियन भी थे उस वक्त। तो 1787 यानी 1787 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका निरंकुश न हो जाए, तो इनके ऊपर भी आंख रखने के लिए, इनके ऊपर भी नजर रखने के लिए एक चौथे खंभे को निर्मित करना, उसको स्थापित करना बड़ा जरूरी है। और उसका परिणाम ये हुआ कि एडमंड बर्क की बात रातों रात, चूंकि ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, तो उनकी बात को बहुत तेजी से स्वीकार किया गया और पूरी दुनिया में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद चौथा खंभा प्रेस सर्वसम्मति से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और उसका नतीजा है कि पत्रकारिता दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर कोने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले लोग कितने जिम्मेदार हैं और कितनी जिम्मेदार होने चाहिए, इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और मीडियम कितना तेजी से बदल रहा है, इस पर भी, चूंकि स्कूल के बच्चे हैं तो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ बात करूंगा, उसके बाद सर से सवाल जवाब हम तुरंत शुरू करेंगे। तो पहली बात ये कि ट्रेडिशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया
ये सब धीरे धीरे विकसित हुए। करीब करीब 200 सालों के भीतर 200 सालों के भीतर प्रिंट मीडिया से हम बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर क्रांति के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम डिजिटल मीडिया पे आए और डिजिटल मीडिया से अब सबसे ताकतवर मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने आप सभी के हाथ में एक अजीब सी ताकत दी है। उसके लिए किसी न्यूज रूम की जरूरत नहीं, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। आप सबके हाथ में जो मोबाइल है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बशर्ते आपको थोड़ा लिखने पढ़ने आना चाहिए, अपनी बात रखने आनी चाहिए। आप अपनी बात को पहुंचाने के लिए सोचिए, आज से 25-30 साल पहले जब टीवी के माध्यम भी बहुत सीमित थे, जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे, 96-97 की बात बता रहा हूं, तो अखबार ही था ले देके और रेडियो था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा बड़ी ताकत बनके सोशल मीडिया आगे बढ़ चुका है। इसको मानने में हमें बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया ने कितनी ताकत निभाई है इसका छोटा एग्जाम्पल दूंगा। मणिपुर की घटना बहुत ताजा उदाहरण है 2 साल के भीतर का, कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वो खबर नहीं दिखा पाया जो सोशल मीडिया के फेसबुक पर एक पोस्ट ने 2 महिलाओं के साथ जो हादसा हुआ था उसको कितना बड़ा आंदोलन बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट ने कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाना पड़ा, 35,000 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ी, और उस बात से मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्मिंदा होना पड़ा कि हमारा काम था, हमारा रोल बनता था, हम उस काम में पीछे रह गए। और मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया इन अर्थों में भी आगे है कि उतनी बातों को, उतनी घटनाओं को बारीकी से मेन स्ट्रीम मीडिया पे या टीवी स्क्रीन पे लाना संभव ही नहीं रहा। लेकिन डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कोई एक न्यूज रूम नहीं है जहां बैठ के किसी को काम करना है। जितने हाथों में फोन है उतने हाथ काम कर रहे हैं, यानी कि सारे हाथों के कामों का जोड़ है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ने जो लोगों को भरोसा और उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाया है, जो ताकत दी है, इससे पहले वो ताकत कभी देखी नहीं गई। तो ये है नए जमाने की तकनीक। और तकनीक हमेशा 2 काम करती है, एक तो लोगों के जीवन को आसान करती है और दूसरा उनके लिए समय बचाती है। यानी जो चैट जीपीटी से एप्लीकेशन, चिट्ठी, रिसर्च सेकंडों में कर लेते हैं आप, उससे पहले हमें बहुत वक्त लगता था। एक मेल ड्राफ्ट करने में जो आपको आधा घंटा का वक्त लगता था वो 5 सेकंड लगते हैं अब। यानी तकनीक ने आपके 25 मिनट यानी 29 मिनट 55 सेकंड बचा दिए। तो टेक्नोलॉजी का मेन यही काम है। और मीडिया जो है जब अपने अस्तित्व में आया या जब अस्तित्व में चौथे खंभे के रूप में लाया गया तो उसका मेन काम यही था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका निरंकुश न हो जाए, तो उसके ऊपर भी अंकुश रखना, उसके ऊपर भी नजर रखना। तो मीडिया बखूबी अपना रोल जिस भी रूप में है निभा रहा है। भारत एक्सप्रेस अपने पूरे संसाधनों के साथ देश के सामने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा है कि संतुलन पत्रकारिता और पब्लिक से जुड़े मुद्दों को लोगों के बीच में किस भाव से उठाया जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार को जगाया जाए, बताया जाए, वो काम हम अनवरत कर रहे हैं।